हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए एक और न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज हम देखेंगे थॉमसन मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो चलिए इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं। तो यह मॉडल जे थॉमसन ने 1904 में प्रस्तावित किया था और यह इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 के बाद किया गया पहला परमाणु मॉडल था। अगर आपसे कोई पूछे कि पहला परमाणु मॉडल कौन सा था तो आप बता सकते हैं थॉमसन मॉडल या तो फिर प्लम पुडिंग मॉडल। और आप जानते हैं इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अगर इसकी हम जो मुख्य बिंदु हैं वो देखें तो यह परमाणु एक धनात्मक गोले के रूप में माना गया है और इस धनात्मक गोले में इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो ऋणात्मक कण हैं जड़ी हुई किशमिश की तरह धंसे हुए होते हैं। आप एक प्रकार से जैसे तरबूज रहता है, तरबूज में काले काले बीज पाए जाते हैं, उस एग्जाम्पल को लेके आप समझ सकते हैं। और फिर तीसरा है परमाणु कुल मिलाकर विद्युत तटस्थ होता है क्योंकि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों ही इसमें बराबर होते हैं। परमाणु ठोस गोले जैसा होता है और उसमें कोई भी खाली स्थान नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ भरा रहता है। आप देख सकते हैं ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे माइनस चार्ज मतलब ऋणात्मक आवेश कण पाए जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ कुछ धन आवेश जो गोला हैं वो भी हैं जो कि समान रूप से वितरित हैं। यह मॉडल प्लम पुडिंग की तरह है जिसमें किशमिश जड़ी हुई हैं। और फिर तीसरा देखेंगे थॉमसन मॉडल की कुछ सीमाएं लिमिटेशंस भी रही हैं। यह मॉडल परमाणु के नाभिक की उपस्थिति की व्याख्या नहीं कर सकता था और दूसरा यह नहीं बता पाया कि धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर सकता। यदि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में अंदर धंसे हुए हैं तो वे ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना स्थिर कैसे रहते हैं, यह मॉडल यह नहीं सिद्ध कर सकता। और चौथा, यह मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान धनात्मक गोले में फैला होना चाहिए, जबकि बाद के प्रयोगों ने सिद्ध किया कि द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। और फिफ्थ है, यह मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रा, वर्ण रेखाएं और रैखिक स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सकता। ये इसकी कुछ सीमाएं लिमिटेशन रही हैं। और फिर आप निष्कर्ष देखेंगे थॉमसन का मॉडल इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन यह परमाणु की सभी विशेषताओं को समझने में असफल रहा। बाद में रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल में इसकी जो कमी है उनको दूर किया। जो थॉमसन मॉडल दिए हैं इसकी कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने फिर परमाणु मॉडल दिए। तो चलिए वो देखते हैं। तो ये है रदरफोर्ड का मॉडल या तो इसको नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो यह मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा 1911 में दिया गया। यह मॉडल गोल्डस्टोन के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के प्रस्तावित में किया गया था। इसे नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। इसकी अगर हम मुख्य बिंदु देखेंगे तो यह परमाणु के मध्य में एक छोटा सा धनात्मक आवेशित नाभिक होता है। नाभिक में लगभग समस्त द्रव्यमान होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आप जानते हैं नाभिक ये है और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है मतलब रिक्त होता है। आप ये डायग्राम से समझ सकते हैं। ये धनावेशित जो धनात्मक नाभिक है जिसमें अधिकांश द्रव्यमान पाया जाता है वो है और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और ये हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं जो ये डॉट डॉट लाइन हैं वो। और हम नोट देखेंगे नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत ही छोटा होता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग पूरा संपूर्ण होता है। इसमें भी जो रदरफोर्ड की नाभिकीय मॉडल है इसमें भी कुछ कमियां रही हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसकी सीमाएं। यह मॉडल नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस पथ पर घूमते हैं तथा इनकी ऊर्जा क्या है। और फिर यह मॉडल यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हुए अपनी ऊर्जा क्यों खोते हैं। यदि वे ऊर्जा नहीं खोते तो शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार उन्हें सतत विकिरण करना चाहिए और अंततः नाभिक पर गिर जाना चाहिए। यह मॉडल परमाणु के स्थिर होने की व्याख्या नहीं कर सकता
और यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन जैसे कि हाइड्रोजन परमाणुओं की स्पेक्ट्रा मतलब वर्णरेखा की व्याख्या कर सकता है, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर सकता है। पाँचवा, इस मॉडल के अनुसार घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों को केंद्राभिमुख बल की आवश्यकता होती है, जिसकी व्याख्या यह नहीं कर सकता। इसके बाद फिर निष्कर्ष, इन्होंने रदरफोर्ड का जो मॉडल परमाणु संरचना के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण कदम था, इसके परमाणु के नाभिक और रिक्त स्थान की जो अवधारणा को स्थापित किया, लेकिन यह जो मॉडल था वो भी पूरी तरीके से नहीं था। इसकी कमियों को दूर करने के लिए फिर आगे चलकर नील्स बोहर ने और जो परमाणु का मॉडल है उसमें कुछ सुधार किया। तो हम देखेंगे बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। तो हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। यह मॉडल डेनमार्क के वैज्ञानिक नील्स बोहर द्वारा 1913 में प्रस्तुत किया गया। इस मॉडल ने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रा की व्याख्या सफलतापूर्वक की और यह रदरफोर्ड मॉडल में किए गए नए संशोधनों पर आधारित है। सेकंड है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित गोलाकार कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें स्थिर कक्षा या फिर हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अर्थात इनकी जो ऊर्जा रहती है वो अगर घूमते भी हैं तो स्थिर रहती है। प्रत्येक कक्षा की अपनी एक निश्चित ऊर्जा रहती है तथा निश्चित त्रिज्या भी होती है और इलेक्ट्रॉन केवल इन निश्चित कक्षाओं में ही रह सकते हैं, किसी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का या तो फिर अवशोषण होता है या तो फिर उत्सर्जन होता है। आप देख सकती हैं ये डायग्राम, ये जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इन्हें हम ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। तो इनको हम अलग, जो फर्स्ट वाला है उसको प्रथम कक्षा मतलब N1 बोल सकते हैं, जो सेकंड है उसे N2 मतलब द्वितीय कक्षा, जो तीसरा है उसे N3 या तो फिर तृतीय कक्षा हम बोल सकते हैं। इधर इन पे ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और आप जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या है जो कि ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। और फिर यह इन्होंने ऊर्जा का जो मतलब अवशोषण या फिर उत्सर्जन होता है उसके हिसाब से इन्होंने सूत्र दिया था HV = E2 - E1, जहाँ पे H प्लांक नियतांक है और V जो है वो आवृत्ति है। इसके बाद फिर जो बोहर हैं उनकी मॉडल की सीमाएं, इनकी भी कुछ लिमिटेशंस कमियां थीं। यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन जैसे कि हाइड्रोजन परमाणुओं का आयनों की व्याख्या कर सकता है, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं की नहीं। और सेकंड है, यह परमाणु मॉडल के स्पेक्ट्रा की सूक्ष्म संरचना तथा रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर पाता। यह जीवन प्रभाव मतलब चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रा का विभाजन तथा स्टार्क प्रभाव विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रा का विभाजन को नहीं समझा पाता। अगर आपको जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक इन्हीं 2 टॉपिक से लेकर आऊँगी। यह मॉडल फोर्थ है, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के तरंग स्वरूप तथा निश्चितता सिद्धांत को सम्मिलित नहीं करता। फिफ्थ है, यह केवल सरथर कक्षाओं की कल्पना करता है, जबकि वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और गति को एक साथ निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। अगर हम निष्कर्ष देखेंगे तो बोहर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में अत्यंत सफल रहा और इसने परमाणु संरचना को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन यह केवल सीमित परमाणुओं तक ही लागू होता है। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।